हेलो एस्पिरेंट्स। आज फैक्टॉइड सेशन के अंतर्गत कुछ नए डेटा, नए फैक्ट्स, नई एग्जांपल्स, नई केस स्टडीज़ को समझने की कोशिश करेंगे ताकि अपने आंसर्स में उन्हें शामिल कर सकें। तो देखिए, जो पहला डेटा है वो GS2 से संबंधित है। एजुकेशन के अंतर्गत इस डेटा को आप यूज़ कर सकते हैं कि हमारे इंजीनियर्स या ग्रेजुएट्स की क्वालिटी कितनी बेकार है। देखिए, एक डेटा है एस्पायरिंग माइंड्स रिपोर्ट के अनुसार, उनका ये मानना है कि 95% ऑफ द जो इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स स्पेशली, वो सॉफ्टवेयर जॉब्स के लिए फिट ही नहीं है। यानी कि जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स है या आईटी सेक्टर से जो बिलोंग करते हैं, आईटी इंजीनियर्स, उनमें से 95% जो है वो वर्तमान समय में सॉफ्टवेयर जॉब्स के लिए फिट नहीं है। देन केवल 1.4% ऑफ द कंप्यूटर साइंस एज वेल एज आईटी इंजीनियर्स, केवल वो ही कोड लिख सकते हैं। यानी कि 98.6% इंजीनियर्स जो सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से रिलेटेड है, उन्हें एक प्रैक्टिकल कोड लिखना नहीं आता है। तो आप ये दर्शा सकते हैं कि कैसे हमारे देश में जो सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और आईटी इंजीनियरिंग की एजुकेशन है, उसमें गिरावट आते हुए नजर आ रही है। देन एजुकेशन स्कीम्स के अंतर्गत वर्तमान समय में सरकार ने दो नई योजनाएं लेकर आई है। पहली योजना है विद्यांजलि 2.0। इसके अंतर्गत सरकार ये चाह रही है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वह ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आए और जो भी हमारे देश में सरकारी स्कूल्स हैं उनकी गुणवत्ता सुधार करने में वो अपना योगदान दें। देन सेकेंड जो स्कीम है सरकार की, वो है टॉकिंग बुक्स प्रोजेक्ट। ये सरकार ने दिव्यांगजन के लिए लेकर आई है। तो आप ये दर्शा सकते हैं कि कैसे इनके माध्यम से सरकार आर्टिकल 21A, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39 इनको लागू करने पर बल दे रही है। देन देखिए, नेक्स्ट डेटा अगेन स्कूल एजुकेशन से संबंधित है। ये जो प्रमुख डेटा है वो रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत किया गया है कि वर्तमान समय में जो कोविड-19 की भयावह स्थिति आई है और जिसके चलते हमारे देश में जितना भी एजुकेशन सिस्टम है पूरा ऑनलाइन हो गया है, तो क्या ग्रामीण बच्चों को एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन रूप में सही या सुचारू रूप में मिल पा रहा है? तो यही डेटा दर्शाया गया है स्कूल रिपोर्ट के अंतर्गत। स्कूल रिपोर्ट से तात्पर्य है स्कूल चिल्ड्रन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग। तो देखिए, इस रिपोर्ट के अंतर्गत ये दर्शाया गया कि 37% या 37% ऑफ द रूरल स्टूडेंट्स, उन्होंने पूरी तरीके से पढ़ाई छोड़ दी है क्योंकि उनके पास ऑनलाइन एक्सेस या एजुकेशन एक्सेस नहीं है। देन केवल 8% ग्रामीण बच्चों के पास ही ऑनलाइन एजुकेशन का एक्सेस है। तो ये आप डेटा कोट कर सकते हैं। देन हाल ही में एसर की रिपोर्ट आई है। इन्होंने ये जो रिपोर्ट है इनकी, ये पूरे भारत के अनुसार या पूरे भारत के अंतर्गत इन्होंने नहीं लेकर आई है, केवल कर्नाटका राज्य के लिए इन्होंने ये रिपोर्ट वर्तमान समय में लाई है। उसके अंतर्गत ये जो डेटा दर्शाया गया है ये क्लास 1 के लिए है। तो इस डेटा में ये बताया जा रहा है कि जो क्लास 1 के 43% स्टूडेंट्स हैं वह अब नंबर्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। इसी तरीके से लगभग 57% ठीक तरीके से पढ़ भी नहीं पा रहे हैं लेटर्स को, क्लास 1 के स्टूडेंट्स। तो उन्होंने बताया कि ह्यूज ड्रॉप इन लर्निंग लेवल्स ये सामने नजर आ रहा है इस कोविड-19 के अंतर्गत। तो आप ये भी डेटा दर्शा सकते हैं कि कैसे कोविड-19 का एक भयावह रूप हमें एजुकेशन सेक्टर के अंतर्गत भी देखने के लिए मिलता है। देन जो नेक्स्ट डेटा है वो पार्लियामेंट्री कमेटी से संबंधित है। देखिए, यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में मेंस एग्जामिनेशन में कई बार यूपीएससी आपसे यह पूछता है कि जो संसदीय समिति है वो किस तरीके उनका क्या योगदान रहा है संसद के कार्यों के अंतर्गत और उनकी गुणवत्ता को सुधार करने के लिए क्या काम और किया जाना चाहिए। तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप करंट से जुड़े हुए एग्जाम्पल्स दें ताकि एग्जामिनर ठीक तरीके से रिलेट कर सके। तो एक कमी वर्तमान समय में नजर आई है पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के अंतर्गत कि जिस पार्लियामेंट्री कमेटी को पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के लिए बनाया गया था, इनकी जो चेयरमैन है वो श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी हैं। मैं केवल आपको इनका नाम इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये संसदीय समिति किस प्रकार से कार्य कर रही है वर्तमान समय में। ज़रूरी नहीं है कि आप इनका नाम लिखें, आपको बिल्कुल इनका नाम लिखने की एग्जामिनेशन में ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, इस संसदीय समिति में वर्तमान समय में ये कमी दिख रही है कि इन्होंने अपने मेंबर्स के साथ ही रिपोर्ट आपस में शेयर नहीं की है, जिसके चलते अब वापस से इन्हें नई रिपोर्ट का निर्माण करना पड़ रहा है और ये एक टाइम वेस्टेज है पार्लियामेंट्री कमेटी का और साथ ही साथ पार्लियामेंट के टाइम का भी। तो आप ये दर्शा सकते हैं कि ऐसी कमी पार्लियामेंट्री कमेटी या संसदीय समिति में नजर आ रही है। देन जो नेक्स्ट डेटा है वो जी रोहिणी कमीशन को लेकर है। यदि आप करंट अफेयर से चित परिचित है तो आपको पता होगा कि जो जी रोहिणी कमीशन है वो गवर्नमेंट ने अदर बैकवर्ड कास्ट यानी कि ओबीसी के अंतर्गत सब कैटेगराइजेशन, ताकि रिजर्वेशन को अन्य लोगों तक पहुंचाया जा सके, अन्य जातियों तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए इस समिति का गठन किया है। तो इस समिति ने वर्तमान समय में अपनी जो रिपोर्ट दर्शाई है, रिपोर्ट सरकार को दी, उसमें यह बताया कि जो 97% ऑफ द ओबीसी कोटा है वो केवल 25% ओबीसी कास्ट के पास चला जाता है। यानी कि 75% जो ओबीसी कास्ट है उनके पास केवल 3% ऑफ द कोटा जा रहा है। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि सब कैटेगराइजेशन जरूरी है ओबीसी के अंतर्गत। देन जो 35% ओबीसी जातियां हैं उन्हें ना ही शिक्षा के अंतर्गत और ना ही सरकारी कार्यों के अंतर्गत
किसी प्रकार का प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन है उनका, जीरो रिप्रेजेंटेशन है टोटल 35% ऑफ द कास्ट का, इसलिए सब कैटेगराइजेशन भी जरूरी है। तो ये आप 2 पॉइंट्स दर्शा सकते हैं जो कि श्रीमती जी रोहिणी कमीशन के अंतर्गत ये पॉइंट्स लेकर आए गए थे। देखिए यूपीएससी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अब कुछ वर्षों के अंतर्गत, विगत वर्षों के अंतर्गत जो सिद्धांत है, संविधान से जुड़े हुए जो सिद्धांत होते हैं उन्हें भी पूछना शुरू कर दिया मुख्य परीक्षा में। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि जो भी डॉक्ट्रिन्स है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वो हमें पता हो। तो जो पहली डॉक्ट्रिन है वो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, हिंदी में से आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि संवैधानिकता के अनुमान का सिद्धांत। देखिए न्यायपालिका को यह बिल्कुल अधिकार है कि संसद के द्वारा जो भी कानून निर्मित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उनकी वैधानिकता, उनकी संवैधानिकता की वो जांच करें। लेकिन इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन के अंतर्गत जो न्यायपालिका है वो स्वयं को रोकती है जांच करने से संसद के द्वारा निर्मित कानून को, ये समझते हुए इस अनुमान के अंतर्गत कि संसद ने जो भी कानून बनाया वो जनता की भलाई के लिए ही होगा, क्योंकि जो संसद है वो व्यापक रूप में जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है। इसी अनुमान के अनुरूप या इसी अनुमान के अनुसार जो न्यायपालिका है वो कानून की जांच नहीं करती है। तो इसे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के अंतर्गत आप देख सकते हैं। देन जो नेक्स्ट डॉक्ट्रिन है वो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, हिंदी में इसका अर्थ है सार तत्व का सिद्धांत। तो देखिए इस डॉक्ट्रिन या इस सिद्धांत के अनुसार ये बात कही गई है कि विधायिका जो है, चाहे वो संघ की विधायिका हो या चाहे वो राज्य की विधायिका हो, वह दूसरी सूची या दूसरों की सूची में जाकर कोई भी कानून का निर्माण नहीं कर सकती है। यदि वो ऐसा करती हैं, एनक्रोच करती है डोमेन ऑफ द अनदर इवन इंसिडेंटली, तो उसे न्यायपालिका अल्ट्रा वायर्स घोषित कर देगी, यानी कि न्यायपालिका उस पर्टिकुलर कानून को खारिज कर देगी। देखिए यदि आपको अभी भी ये चीज समझ में नहीं आई है तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, संविधान के अंतर्गत 3 सूचियां दर्शाई गई है कानून निर्माण के लिए। पहली सूची है समवर्ती सूची, दूसरी सूची है संघ सूची और तीसरी सूची है राज्य सूची, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट। तो जो पार्लियामेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट जो है उसे ये अधिकार है कि वो कॉन्करेंट लिस्ट में जाकर कानून बना सकती है और साथ ही साथ यूनियन लिस्ट में जाकर कानून बना सकती है। लेकिन स्टेट लिस्ट में वो कानून नहीं बना सकती है। स्टेट लिस्ट में भी पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन वो तब यदि राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन है। उसके अलावा पार्लियामेंट को ऐसा कोई भी कानून बनाने का अधिकार नहीं है। इसी तरीके से यदि राज्य की विधायिका है तो राज्य की विधायिका को अधिकार है कि वो स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची व साथ ही साथ कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में जाकर कानून का निर्माण कर सकती है। लेकिन राज्य विधायिका को यह अधिकार नहीं है कि वो जो यूनियन लिस्ट है उसमें जाकर कानून का निर्माण करे। यदि राज्य विधायिका के द्वारा यूनियन लिस्ट के अंतर्गत या जो संघ की सूची उसमें कानून का निर्माण करवाया जाता है तो इस डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस के अंतर्गत उसे खारिज कर दिया जाएगा। तो ये 2 सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। तो देखिए जो पिछले 2 सिद्धांत थे उसका उपयोग आप इस आर्टिकल को समझने के लिए कर सकते हैं। ये आर्टिकल द हिंदू में आया था कि किस प्रकार से वर्तमान समय में जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार की आधिकारिक सीमा जो है उसे या उसका उल्लंघन करते हुए दिख रही है, जिसके चलते जो संघवाद है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। तो इस आर्टिकल में ऐसे कई सारे कानून दर्शाए गए थे जो वर्तमान समय में केंद्र सरकार ने लेकर आए हैं, जो कि कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची और साथ ही साथ राज्य सूची के अंतर्गत आते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते जो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस है यानी कि जो सार तत्व का सिद्धांत है वो उसका उल्लंघन होता हुआ नजर आ रहा है। तो पहला कानून है देखिए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, हाल ही में केंद्र सरकार ने इसे लेकर आया। ये एंट्री 38 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची के एंट्री 38 में इसका जिक्र है। तो इसे वर्तमान समय में तमिलनाडु और केरला दोनों ही सरकारों ने इसका अपोजिशन किया, यानी कि इसका विरोध वे जता रहे हैं। इसी तरीके से केंद्र सरकार ने हाल ही में मेजर पोर्ट्स अथॉरिटीज एक्ट को लेकर आया है और गोवा सरकार इसका विरोध जता रही है। ये भी जो मेजर पोर्ट्स अथॉरिटीज एक्ट है वो एंट्री 31 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची के अंतर्गत ये आता है। देन हाल ही में केंद्र सरकार ने कई सारे फार्म लॉज लेकर आए, 3 कृषि कानून लेकर आए हैं। ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है एंट्री 41 में। तो ये जो चीज है वो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस यानी कि सार तत्व के जो सिद्धांत है उसका उल्लंघन करते हुए दिख रही है। एसआर बोम्बई जजमेंट आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं। एसआर बोम्बई जजमेंट में ये कहा गया था कि जो राज्य सरकार है, स्टेट्स आर एंड अपेंडेजेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि जो राज्य है वो केंद्र पर टिके हुए नहीं है। केंद्र को इस तरीके से नहीं समझना चाहिए कि जो राज्य सरकार है वो उनके ऊपर टिके हुए हैं। राज्य की भी अपनी सीमा है, कार्य सीमा है, और राज्यों को उस कार्य सीमा के अंतर्गत कार्य करने की छूट होनी चाहिए, कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। केंद्र सरकार इस बात का ध्यान रखे। यही बात पुंची कमीशन के द्वारा भी कही गई थी और यही बात सरकार या कमीशन के द्वारा भी कही गई थी।
तो आप ये दर्शा सकते हैं कि वर्तमान समय में केंद्र सरकार ने जो भी ये कानून लेकर आए हैं वो किस तरीके से राज्य सरकार की जो कार्य सीमा उसका उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। कई सारी डॉक्ट्रीन्स का भी उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं, एसआर बोम्बई जजमेंट का भी उल्लंघन करते हुए दिख रहे हैं, और साथ ही साथ जो पुंछी कमीशन और सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन थे कि अनुशंसाएं थी उसका भी उल्लंघन करते हुए दिख रहे हैं। तो ये फेडरलिज्म पर चोट एक प्रकार से होते हुए दिख रही है। देन अब जो डेटा है वो जीएसटी से संबंधित है। देखिए जो पहला डेटा है वो लोन वोल्फ अटैक से है, ये आपके इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित डेटा है। यूपीएससी अक्सर यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछता है मेंस के अंतर्गत कि लोन वोल्फ अटैक्स क्या होते हैं, डेटास बताइए या एग्जांपल्स के थ्रू इन्हें समझाइए। तो आप न्यूजीलैंड का वर्तमान समय में एग्जांपल दे सकते हैं जहाँ पर एक इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट ने लोन वोल्फ अटैक किया, नाइफ बिल्डिंग मिलिटेंट था वो, यानी कि चाकू मारकर उसने लोगों की हत्या की। तो ये आप इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं। देन IUCN की हाल ही में रिपोर्ट आई है कि उसने 1.38 लाख स्पीशीज का एक रिपोर्ट जारी की है, और उसमें यह देखा गया है कि 28% ऑफ द स्पीशीज एक्सटिंक्शन यानी कि संकटापन वर्तमान समय में संकटापन स्थिति के अंतर्गत है। तो आप ये भी डेटा देख सकते हैं यहाँ पर। देन हाल ही में सरकार ने एक टेक्सटाइल सेक्टर के अंतर्गत योजना लेकर आई है। ये GS1 में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन क्षेत्रों या इस सेक्टर के सुधार के लिए क्या कदम उठा रही है। तो आप ये बता सकते हैं कि हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम या PLI योजना को लेकर आया, 10,000 करोड़ रुपए की योजना है, जिसके अनुसार ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने पर, टेक्सटाइल्स उत्पादन करने पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी सारे इंसेंटिव्स देगी। तो ये आप दर्शा सकते हैं PLI स्कीम सरकार ने हाल ही में लेकर आई। देन CMIE की रिपोर्ट आई है बेरोजगारी पर। वर्तमान समय में बेरोजगारी 6.2% से बढ़कर 8.3% यानी कि 8.3% हो गई है। इसका जो कारण दर्शाया गया है वो एक तो ये है कि कृषि के अंतर्गत जो रोजगार है उनमें कटौती होते हुए नजर आ रही है, फार्म जॉब लॉसेस नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत जो जॉब्स होती हैं यानी कि जो विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार होते हैं उनमें भी कटौती होते हुए नजर आ रही है। इसी कारण से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यानी कि बेरोजगारी की दर है वो बढ़ते हुए दिख रही है। जो अब ये वाले आंकड़े हैं वो सरकार से संबंधित आंकड़े हैं। तो जब आपका इकोनॉमी पेपर के अंतर्गत यदि गवर्नमेंट स्कीम्स या गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड कुछ चीजें आती हैं तो आप इन डेटा का यूज कर सकते हैं। देखिए हाल ही में गवर्नमेंट ने एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लेकर आया है NMP। तो आप उसे उसके पॉजिटिव्स को दर्शाने के लिए, उसे ये बताने के लिए कि हाँ गवर्नमेंट का जो ये कदम है वो बिल्कुल सही है, आप ये डेटा कोट कर सकते हैं। देखिए गवर्नमेंट का डेट टू GDP रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट के लिए कि इस पर्टिकुलर डेट टू GDP रेशियो को वो कम करे, और इसीलिए गवर्नमेंट ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लेकर आया। तो आप देख सकते हैं कि 2019-20 में जो डेट टू GDP था वो 49% था, वो 2021-2022 के अंतर्गत बढ़कर 62% हो गया। तो ये डेटा का आप यूज कर सकते हैं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को दर्शाने के लिए कि हाँ जो NMP है गवर्नमेंट का वो बेहतर कदम हो सकता है इस डेट टू GDP रेशियो को कम करने के लिए। देन जो नेक्स्ट डेटा है सरकार से जुड़ा हुआ वो टैक्स टू GDP रेशियो से रिलेटेड है। हमारे देश के अंतर्गत जो टैक्स टू GDP रेशियो वो देखिए आप कितना कम है, 17.4% ही है। यदि आप OECD कंट्रीज को कंपेयर करते हैं तो वहां पर ये डेटा अराउंड 30 to 40% के आसपास होता है। तो ये भी बता सकते हैं आप कि जरूरी है सरकार के लिए कि जो कर का दायरा है उसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने पर बल दे। OECD कंट्रीज के आसपास का जो फिगर है उसे अचीव करने पर सरकार की अहम भूमिका होनी चाहिए। देन जो नेक्स्ट डेटा है वो है कि जो गवर्नमेंट की लॉज होते हैं उसका किस प्रकार से प्राइवेट कंपनीज गलत फायदा उठाते हैं, उनके जो लूप होल्स होते हैं, जो सरकार के कानूनों के अंतर्गत जो कमियां होती है उसका किस प्रकार से प्राइवेट कंपनीज गलत फायदा उठाते हैं, आप ये दर्शा सकते हैं यहाँ पर इस डेटा के माध्यम से। देखिए नो प्रॉफिट कंपनीज है, यानी कि ये जो कंपनी का डेटा है, प्राइवेट कंपनीज का डेटा, वो ये दर्शा रहा है कि कितनी कंपनीज वर्तमान समय में घाटे के अंतर्गत है। जहां 2005-6 में 40% कंपनीज लॉस में चल रही थी, वहीं 2018-19 में बढ़कर ये आंकड़ा 51% हो गया। देखिए यदि आप 2005-6 से लेकर 2018-19 के GDP को देखेंगे तो हमारे देश का जो GDP है वो बढ़ा है 2018-19 के अंतर्गत। इसी तरीके से जो बिलियनियर्स की संख्या है हमारे देश में वो भी बढ़ी है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि जो नो प्रॉफिट कंपनीज यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत जो कंपनीज है उनमें इतना ज्यादा घाटा हो रहा है। तो ये दर्शाया जा रहा है इस आंकड़े के द्वारा कि जो सरकार के कानून है, क्योंकि सरकार के अंतर्गत ये नियम है कि जो प्राइवेट कंपनीज है वो सेल्फ डिक्लेरेशन करेगी कि उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया है, तो जो प्राइवेट कंपनीज है वो इसका गलत लाभ उठा रही है। तो आप यहाँ पर ये दर्शा सकते हैं इस आंकड़े के द्वारा। नेक्स्ट
जो डेटा है वो है कि जो प्राइवेटाइजेशन सरकार की योजना है वो क्यों एक गलत अवधारणा हो सकती है या गलत कदम हो सकता है सरकार का। आप यहाँ पर ये दर्शा सकते हैं कि जो वर्तमान समय में लॉस मेकिंग पीएसयूज हैं वो केवल 28% है और जो लॉस मेकिंग प्राइवेट कंपनीज है वो 51% है। ये डेटा यहीं से लिया गया है, जो ये पर्टिकुलर डेटा था इसी इसी डेटा को यूज किया गया है यहाँ पर कि 2018-19 के अंतर्गत ये दर्शाया जा रहा है कि प्राइवेट कंपनीज में जो लॉस हो रहा है 51% ऑफ द प्राइवेट कंपनीज लॉस के अंतर्गत है। तो ऐसे में सरकार ऐसे कैसे कह सकती है कि यदि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उनका प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण किया जाएगा तो वो फायदे में आ जाएगी, जबकि केवल 28% पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ही लॉस के अंतर्गत है या घाटे के अंतर्गत है। तो आप ये दर्शा सकते हैं कि कैसे प्राइवेटाइजेशन एक गलत कदम हो सकता है यदि आपको नेगेटिव पॉइंट्स लिखने हो प्राइवेटाइजेशन पर। तो ये जो डेटा है उसे आप इंक्लूसिव ग्रोथ यानी कि समावेशी विकास से जुड़ा यदि कोई प्रश्न आएगा तो उसमें यूज कर सकते हैं पूरे डेटा को। देखिए ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है वो चाइना या श्रीलंका के कंपैरिजन में कितनी पीछे आप ये दर्शा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो इंक्लूसिव ग्रोथ है हमारे देश के अंतर्गत वो सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। इसी तरीके से आप ये बता सकते हैं कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है हमारे देश में वो कितना कम है, केवल हम 0.8% ऑफ द जीडीपी ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डाल रहे हैं, जबकि साउथ कोरिया में 4.5% है और चाइना में यही आंकड़ा 2.1% ऑफ द जीडीपी है। तो आप यहाँ पर ये दर्शा सकते हैं कि यदि हमें समावेशी विकास लेकर आना है तो R&D को बढ़ाना पड़ेगा। देन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी यानी कि जो विनिर्माण उत्पादकता है हमारे देश के अंतर्गत वो 10% से भी कम है, चाइना में यही चीज 40% है। इस कारण से भी इंक्लूसिव ग्रोथ हमारे देश के अंतर्गत नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यदि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी हम बढ़ाएंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों तक जाएगी और यदि ग्रामीण क्षेत्रों तक जाएगी तब एक बेहतर समावेशी विकास है जिसे इंक्लूसिव ग्रोथ बोलते हैं वो आएगा। देन पर कैपिटा जीडीपी, हमारे देश के अंतर्गत जो पर कैपिटा जीडीपी है वो केवल $2104 है, जबकि जो वर्ल्ड एवरेज है वो $11,429 है। तो आप ये भी दर्शा सकते हैं क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो पा रहा है देश के अंतर्गत, इनइक्वालिटी है, इसलिए पर कैपिटा जीडीपी भी कम है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी है वो कम है हमारे देश के अंतर्गत, इसलिए पर कैपिटा जीडीपी भी कम है। तो जरूरी है कि जब R&D बढ़ेगा तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो पर कैपिटा जीडीपी बढ़ेगा और पर कैपिटा जीडीपी बढ़ेगा तभी हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल इंडेक्स है वो बढ़ेगा। तो आप ऐसे लिंक करके दर्शा सकते हैं कि कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ इसके माध्यम से आ सकती है। तो देखिए जो अगले डेटाज हैं वो GS4 व SS से संबंधित है। इन एग्जाम्पल्स या केस स्टडीज को आप एथिक्स के पेपर और साथ ही साथ निबंध में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला जो डेटा है वो केशव देसी राजू जी का है, ये IAS ऑफिसर थे, हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो जो इन्होंने सबसे प्रमुख भूमिका निभाई है, जो इनका सबसे प्रमुख कार्य रहा है वो मेंटल हेल्थ के डिस्कशन को देश में लेकर आने के लिए रहा है, साथ ही साथ मेंटल हेल्थ एक्ट को लाने में भी इनकी प्रमुख भूमिका रही है। दूसरा जो उदाहरण इनके जीवन से हम सीख सकते हैं वो ये है कि ये दूसरों के समय की भी बहुत ही महत्ता रखते थे। दूसरों के समय की महत्ता क्या होती है इन्हें पता था। उदाहरण के तौर पर जब इनका अंतिम समय आ गया था और अंतिम समय से कुछ चंद घंटे पहले ये हॉस्पिटलाइज हुए थे, तो हॉस्पिटल में जैसे ही एडमिट हुए उसी समय उनकी जो भी अन्य मीटिंग्स थी उस दिन के अंतर्गत उन सबको उन्होंने कैंसिल किया। साथ ही साथ उन सभी व्यक्तियों को उन्होंने मेल भी लिखा माफ़ी मांगते हुए कि आज वे मीटिंग नहीं कर पाएंगे और जैसे ही एक बार वे हॉस्पिटल से छूटेंगे तो पुनः वह मीटिंग करेंगे। तो इससे आप ये सीख सकते हैं कि कैसे एक सिविल सर्वेंट के लिए ज़रूरी है कि वो खुद तो पंक्चुअल हो ही हो, उसे अपने अपने समय की तो महत्ता पता ही हो, लेकिन साथ ही साथ दूसरों के समय का भी मूल्य उसे पता होना चाहिए। ये एक अच्छे सिविल सेवक, लोक सेवक या सिविल सर्वेंट की एक निशानी होती है। तो आप केशव देसी राजू जी का यहाँ पर उदाहरण ले सकते हैं। देन नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर का एग्जाम्पल है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम है भूपेश बघेल। हाल ही में इनके पिता के विरुद्ध एक FIR दर्ज कराई गई। इनके पिता ने एक समुदाय के विरुद्ध काफ़ी अभद्र टिप्पणियां कही थी और इसके चलते जो छत्तीसगढ़ की पुलिस है उन्होंने उनके पिता के विरुद्ध FIR दर्ज की। तो जब उनसे पूछा गया, भूपेश बघेल जी से पूछा गया कि क्या ये सही कदम था कि आपके पिता के विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है, चाहे वो मुख्यमंत्री का पिता ही क्यों ना हो। तो आप ये दर्शा सकते हैं कि कानून सबके लिए एक तरीके से लागू होता है और सिविल सेवक या लोक सेवक के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है कि वो कानून यदि दूसरों के लिए क्रियान्वयन करवा रहा है ठीक तरीके से तो अपने ऊपर भी वैसा ही क्रियान्वयन करवाए। तो देखिए जो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं वो पैरालंपियन से संबंधित है। सुहास यतिराज जी और प्रमोद भगत जी के जीवन से जुड़े हुए एग्जाम्पल्स हैं। इन्होंने हाल ही में बैडमिंटन के अंतर्गत, दोनों ही खिलाड़ियों ने बैडमिंटन के अंतर्गत मेडल्स प्राप्त किए टोक्यो ओलंपिक्स में। तो सुहास यतिराज जी ने जीवन में कई कठिनाइयां झेली, लेकिन उसके पश्चात भी इन्होंने IAS एग्जामिनेशन को क्लियर किया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ये गौतम बुद्ध नगर में,
और इसके पश्चात इन्होंने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता है। तो ये एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं। देन प्रमोद भगत जी ने जीवन में जब वे 5 वर्ष की उम्र के थे तो पोलियो उनको हो गया था। बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते हैं और साथ ही साथ बचपन में ही उनके पिता चल बसे थे। उनकी माँ ने अकेले ही 6 बच्चों को पाला पोसा है और इतनी कठिनाइयों को झेलने के पश्चात भी प्रमोद भगत जी ने हार नहीं मानी और टोक्यो ओलंपिक्स में वर्तमान समय में गोल्ड मेडल जीता है। ये वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग इनकी है वर्तमान समय में बैडमिंटन के अंतर्गत। तो आप इनके एग्जाम्पल भी दे सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल है वो हाल ही में भारत और तालिबान के मध्य जो वार्तालाप शुरू हुई है उसके संबंध के अंतर्गत है। तो कई आलोचकों ने भारत के इस कदम की आलोचना की है कि भारत क्यों आखिरकार एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ वार्तालाप करने में संलग्न है। भारत को ज़रूरी है, भारत के लिए ज़रूरी है कि वो इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या तालिबान के विरुद्ध काफ़ी कड़े कदम उठाए। तो यदि यूपीएससी आपसे कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है एथिक्स के अंतर्गत कि क्या भारत का ये कदम सही है, क्या ऐसे अनैतिक तत्वों के साथ भारत को वार्तालाप करनी चाहिए, तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कदम या इस स्टेप को डिफेंड करना आना चाहिए। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भारत के द्वारा जो ये कदम उठाया गया है वो क्यों सही कदम है। सबसे पहले इसके द्वारा शांति की स्थापना होगी, ना केवल अफगानिस्तान के अंतर्गत बल्कि साथ ही साथ भारत में भी और व्यापक तौर पर पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंतर्गत। इसलिए भारत का ये कदम सही है, आपको ये दर्शाना पड़ेगा। इसी तरीके से कुछ पास्ट के एग्जाम्पल्स भी आप कोट कर सकते हैं यहाँ पर। कुछ विगत वर्षों के अंतर्गत जो उदाहरण हुए हैं जहाँ पर कई देशों ने इसी प्रकार के अनैतिक मूल्यों के साथ या अनैतिक तत्वों के साथ वार्तालाप की ताकि शांति को स्थापित किया जा सके, उनके उदाहरण आप दर्शा सकते हैं। पहला उदाहरण है ब्रिटिश सरकार का, जिन्होंने आयरिश रिपब्लिक आर्मी के साथ इसी प्रकार की वार्तालाप की थी। आयरिश रिपब्लिक आर्मी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ब्रिटिश सरकार ने भी इस प्रकार की वार्तालाप पहले कर चुकी है। देन भारत ने एलटीटीई के साथ भी, जो श्रीलंका में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, वहां पर शांति स्थापना करने के लिए भारत ने एलटीटीई के साथ भी इतिहास में इस प्रकार की वार्तालाप की है। ये 1990s में भारत ने इस प्रकार की वार्तालाप की थी। तो आप ये भी दर्शा सकते हैं कि पहले भी इतिहास के अंतर्गत इस प्रकार के वार्तालाप ऑलरेडी हो चुके हैं ताकि शांति की स्थापना करवाई जा सके। तो मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी ठीक तरीके से। कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज़ आप डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।